जब भी किसी गद्देदार सोफा पर बैठकर किसी का साक्षात्कार करते हैं तो ख्याल आता है कि इस बार इन नेता से क्या सवाल पूछेंगे। जब भी किसी के नेता से बात करने का मौका मिलता है और तो पहला सवाल यही पूछना पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। और बैकग्राउंड में जब सुनने को ये मिलता है कि हम ठेकेदारी करते हैं तो सीधा मन में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक बढ़िया सा राइफल और इसकी धाक सामने आती है। ये पता चलता है कि सामने वाला कितना होशियार होगा और कितनों को लूट कर मार कर यहां तक पहुंचा होगा। हालांकि ठेकेदार के बगल में बैठकर ये बोलना कितना सुरक्षित है हमको नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि जब साक्षात्कार होता है तो सवाल अच्छे पूछे जाते हैं। और अभी जो बगल में बैठे हैं ये निरंजन जी हैं। निरंजन जी स्वर्ण प्रकोष्ठ जदयू के द्वारा जो बनाया गया है इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा तमाम परिचय हैं। उस परिचय में ये भी शामिल है कि पूरे जहानाबाद को एक वक्त कोरोना के दौर में इन्होंने सैनिटाइजेशन करवाया था। उसका एक उदाहरण परिचय का ये भी है कि साहब जब कम्युनिटी किचन की शुरुआत होने वाली थी, पैसे एक फंड अभी नहीं आए थे, तो साहब ने अपना पैसा दे दिया और बोला कि शुरुआत करिए, बाद में जब पैसा आएगा तो देखा जाएगा। इसके अलावा तमाम कहानियां हैं और इन कहानियों के पीछे हैं निरंजन जी। इनसे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब नेताओं की बात होती है और अभी के दौर में जब बात हो रही है कोरोना की, बिहार के हेल्थ सिस्टम के कोलैप्स हो जाने की, तब नेता बैठकर क्या कर रहे हैं ये जानना अहम है। तो जहानाबाद आए तो सोचे इनसे मिल लें। अब इनसे बात करते हैं। स्वर्ण प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं जी। मुख्य तौर पे क्या करते हैं? मैं संवेदक हूँ बिहार सरकार का। तो उसमें मतलब आपका रोल क्या है एक्चुअली? विकास काम करना। अच्छा, विकास काम करते हैं तो पहले अभी के विकास पे आ जाते हैं। तो कोरोना एक विकास ही है बिहार के लिए। कितना लोग मर गया, हॉस्पिटल खराब था। तो जहानाबाद की क्या स्थिति रही? नहीं, कोरोना प्रकृति का प्रकोप है, कोई सरकार की खामी नहीं है। सरकार ने कोरोना को अपने ढंग से बहुत रोकथाम किया है। आपने निजी तौर पे क्या किया? मैंने पिछले बार जो कोरोना का फर्स्ट लहर आया था तो सामुदायिक किचन के लिए 5 लाख रुपया जिला प्रशासन को मुहैया कराया था। आपने पर्सनल दिया था? जी हाँ, 5 लाख अपने पैकेज से दिया था। उसके अलावा भी बहुत गरीबों को खाद्य सामग्री बांटा था, सैनिटाइजर, साबुन वगैरह बांटा था, मास्क वितरण किया था। अच्छा। उसके अलावा इस बार मैं पूरा शहर को और गांव-गांव को सैनिटाइज कराने का काम किया हूं और कर भी रहा हूं। अच्छा, ये मान लीजिए कि जब स्वर्ण प्रकोष्ठ बनाया गया तो एक बात बहुत जोशों से चल रहा था कि जो मतलब ऊंची जाति के लोग हैं तथाकथित, क्योंकि बहुत लड़ाई है हमारे बिहार में जातियों को लेकर, तो उस जाति को लेकर जहां जिसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है तो जदयू ने एक चीज बनाया जिसका वाहवाही भी हुआ। तो क्या आप लोग जो इससे जुड़े हुए हैं तो वो काम कर रहे हैं कि उन जातियों का जिसके लिए बनाया गया उसका फायदा हो सके, और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? बिहार में जाति की लड़ाई जब लालू प्रसाद जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो अब जातीय संघर्ष था। जाति के नाम पर मारकाट, लूटपाट हो रही थी। नीतीश कुमार ने आया तो है ना शांति व्यवस्था किया, शासन सुशासन की राज स्थापित किया, जातीय व्यवस्था कम गया है, जातीय प्रद्वंद्वता राजनीतिक रह गया है, बाकी जातीय लड़ाई खत्म हो गई है। और बिना स्वर्ण का विकास का या किसी वर्ग का विकास का, अति पिछड़ा का विकास हो, पिछड़ों का विकास हो, अल्पसंख्यकों का विकास हो, किसी एक वर्ग के विकास को रोक कर आप विकसित बिहार की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो स्वर्ण के लिए भी अलग प्रकोष्ठ बनाकर उसके विकास के लिए क्या राह हो सकता है, क्या करना पड़ सकता है, सरकार ने एक पहल किया है। इसका स्वागत हम सब स्वर्ण करते हैं। जहानाबाद का अगर सिचुएशन बताएं आपको हम, तो ट्रैफिक बहुत लगता है, बहुत तरह का परेशानी है। हम इन्हें बोल रहे हैं कि स्वर्ण या फिर कोई नेता इसके लिए जिम्मेदार है। तमाम तरह की सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन मान लीजिए कि एज अ नेता या फिर एज अ वो आदमी जो पब्लिक डोमेन में रहता है, उसके लिए क्या है? जहाँ यातायात की व्यवस्था में नीतीश कुमार ने जितना सड़क का निर्माण किया है उतना आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था। तो इसलिए राह और रास्ता का निर्माण सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने ही किया है। बाकी जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ गाड़ी इतने संख्या में बढ़ा, नीतीश कुमार के राज में खुशहाली आई तो हर साइकिल वाला मोटरसाइकिल पर आ गया, मोटरसाइकिल वाला कार पर आ गया। बहुत सारे लोग जो बैलगाड़ी के मालिक थे, ट्रैक्टर के मालिक थे, ट्रक हाईवा के मालिक हो गए, हम भी उसमें शामिल हैं। तो इतने संख्या में गाड़ियाँ बिका। एक टाटा मोटर गाड़ी थे, लालू प्रसाद के राज में बंद हो गया था क्योंकि साधु सुभाष जी ने उनकी गाड़ी लेकर के मीसा भारती की शादी करवा रहे थे। अच्छा। तो अब के परिवेश में इतनी गाड़ियां बढ़ गई है, सब सुरक्षित हैं, सब लोग रोड पर गाड़ियां हैं, चल रहा है, रात दिन चल रहा है। अभी हम पटना से जहानाबाद आना होता है तो समय नहीं देखते हैं, काम खत्म हुआ 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 9 बज रहा है, हम लोग पटना से जहानाबाद चलाते हैं। तो रोड पर जब गाड़ियां चल रही हैं और उसके लिए ईंधन उपलब्ध हम लोग के पास हो रहा है शासन की व्यवस्था से या सभी का हो रहा है तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही। अब गाड़ी 1 लेन से 2 लेन, 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। विकास अभी अधूरी है
नीतीश जी की सरकार में ना कि एक दिन पहले खबर आता है कि 5,300 लोग मरे हैं कोरोना से, और अगले दिन खबर आता है कि 9,400 लोग मर गए हैं। तो एक दिन में 4500 लोग मर जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, गणना सरकार नीतीश कुमार खुद तो नहीं करते हैं। गणना करने वाले जो सरकार के पदाधिकारी हैं, उन्होंने गणना करके भेजने में कुछ गलतियां की होंगी, जो बाद में त्रुटि का निवारण हुआ और सही गणना आपके सामने रखा गया। तो मतलब चलिए, ये बात आपका मान लिए। स्वर्ण का जो राजनीति चल रहा है, लालू प्रसाद यादव का दौर से शुरू कर लेते हैं 1990 से अब तक, तो वो लोग क्या किए, उनका एक अपना इतिहास है। नीतीश जी ने पर्सनली क्या किया, उसका भी इतिहास है। और अब भाजपा और नीतीश जी, क्योंकि एक नया सिरा का संबंध शुरू हुआ है, तो उस संबंध में क्या आपको लगता है कि जिस स्वर्ण के प्रकोष्ठ को बनाया गया है तो सही तरीके से वो फलेगा फूलेगा? जी हाँ, लालू प्रसाद जी जहाँ तक बात होता है वो स्वर्ण विरोधी रहे हैं। नीतीश कुमार किसी के विरोधी नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार किसी के पक्षधर हो सकते हैं, विरोध नहीं। न किसी को बढ़ाए हैं, न किसी को नाश किए हैं। नीतीश कुमार सबका विकास का काम किया है, और आपकी बुद्धि, आपका बल जो है, जितना आपकी बुद्धिमत्ता है उसके अनुसार से आप अपना विकास कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने सबके लिए समान अवसर दिया है। जहानाबाद से खबर आया था 2 महीना पहले कि एक लड़का मर गया था, उनको एम्बुलेंस नहीं मिला था। ये किसका दोष था? नीतीश जी का था कि नहीं? मंत्री का था कि नहीं? ठीक है, परिपाटी का दोष है, और नीतीश जी ने इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं कि दोष बहुत हद तक कम हो, न हो। और चूँकि एक हमारे पास जो सिस्टम था, हम लोग ने कभी कल्पना नहीं किया था कि एक साथ इतना आदमी बीमार पड़ सकता है। तो हमारी व्यवस्था इतनी नहीं थी कि इतने लोग एक साथ बीमार पड़े तो उसको सही इलाज हो। तो कुछ परेशानियां हुई हैं जो धीरे धीरे सही हो रहा है। ऑक्सीजन की परेशानी था, ऑक्सीजन सही हो गया है, कोई परेशानी नहीं है। इधर से हॉस्पिटल की संख्या बढ़ेगी, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और आगे से अगर तीसरा लहर होगा तो सरकार उसके लिए तैयार है। ठेकेदार हैं आप? जी हाँ। बंदूक कहाँ है आपका? जी नहीं, हमने नेट में जब ऑनलाइन टेंडर होने लगा उस समय का ठेकेदार हैं। जब ऑनलाइन टेंडर अलग ठेकेदार होता है सब क्या? जी हाँ, पहले बीओक्यू का लूट होता था, और उस समय जो ठेकेदार थे मोछ वाले थे, दाढ़ी वाले थे, राइफल वाले थे, बंदूक वाले थे। अब कल में नीतीश कुमार ने कहा ना, सबके लिए समान अवसर प्रदान किया। नीतीश कुमार जब निविदा निकाला तो ऑनलाइन निविदा निकाला, नेट से टेंडर डालते हैं। अब बीओक्यू का छीना-छेड़ी नहीं होता है, और अगर कोई दुस्साहस करता है तो उसको जेल में भेजा जाता है। इस चलते हमने, शिक्षक का बेटा थे, गरीब शिक्षक का बेटा थे, मेरे बारे में पता कर लीजिए। मेरे पिताजी का बना जमीन था, न राइफल था, न बंदूक था, तो उनके बेटा थे। दिल्ली में पढ़ाई लिखाई किए, यहाँ आए 1999 के बाद MA करके, तो 2000 से ठिका पता करना शुरू किया बेरोजगारी में। तो लालू प्रसाद के राज में काम नहीं मिल रहा था, तो झारखंड में रह के 2000 से 2005 तक काम किया। ठेकेदारी का ही। अच्छा। लेकिन स्ट्रगल किया, काम क्या करेंगे। जब घर में काम मिला 2005 से ही आ गए। और मेरे पास गाड़ी जो है उसके नंबर मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरे पास सेकंड हैंड स्कूटर था, DNU 5279, दिल्ली सेकंड हैंड लेके आया था। वो मेरा याद है। और उससे आज फॉर्च्यूनर पर आया हूँ। आपने? हाँ, फॉर्च्यूनर पर आ गया हूँ 2018 में ही। तो इतिहास समझा देते हैं। होता क्या है कि जब राजनीति की बात होती है तो हम उसी आदमी को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आदमी राजनीति में आए जिसके पास एक तरह का बाहुबल होता है। मतलब एक ऐसा अदृश्य शक्ति जो जब वहां नेता जाता है तो 400 लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, वो बकवास करता है, वहां जय जयकार लगता है और चले जाते हैं। और किसी के बगल में बैठ के यूं पूछ देना कि आपका बंदूक कहाँ है, ये बताता है कि उस आदमी का बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, उसने अपने वर्तमान में इतना मेहनत किया है कि वो आगे जाकर इस बात को साबित कर रहा है कि हम पहले स्कूटर से चलते थे और अब फॉर्च्यूनर पर। ये कोई नेता बैठकर स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ये वही नेता स्वीकार कर सकता है जिसने अपने स्ट्रगल से ये सब हासिल किया हो। ये बताइए, तो मतलब जो भी अमीर होता है वो राजनीति में कहाँ आता है? सही में आपको लोग के लिए काम करना है। देखिए, राजनीतिक मैं कोई नया नहीं आया हूँ। मेरे नाना त्रिवेणी सुधाकर थे, और कुर्था विधानसभा से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा। उसके बाद मेरे पिताजी माधवी संघ के जीवन पर्यंत अध्यक्ष रहे हैं, सचिव रहे हैं, जहानाबाद जिला के पेंशनर समाज के भी अध्यक्ष हैं। मैं भी जहानाबाद से जब दिल्ली पढ़ने गया था तो रामदेव कॉलेज में वहाँ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 96-97 में। इसलिए कोई राजनीति मेरी कोई नया शुरुआत नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि राजनीति करना हो या सामाजिक सेवा करना हो उसके लिए पैसा की जरूरत हो, तो मैं पैसा से पहले सुदृढ़ हो जाऊँ, उसके बाद राजनीति करूं। आपने अपने आप को पहले ठीक ठाक किया, उसके बाद सोचा कि खिलाते हैं। जब मेरा पेट भर जाएगा, भूखा रहूंगा, तो दूसरा को क्या खाना खिलाऊंगा। तो मैंने पहले अपने स्ट्रगल करके इस काबिल बना कि मैं किसी को परेशानी से दूर कर सकूं, कुछ आर्थिक मदद कर सकूं। तो मैंने, आप राजनीति में मुझे देख रहे हैं।
चलिए, राजनीति में आना और ये बात को स्वीकार कर लेना कि पहले हम अपना पेट भर लेंगे तब ना लोग का पेट भर पाएंगे, बड़ी बात है। बाकी जहानाबाद में क्या दिक्कतें हैं, स्वर्णों का कोई काम हो रहा है कि नहीं, जब जहानाबाद आएंगे यहाँ पे घूम लेंगे तो फिर इनसे बात करने जरूर आएंगे। यहाँ इसलिए कि साक्षात्कार ले लिए ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए कि कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो साफ साफ कैमरा पर ये स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं रखते हैं कि हमने फलना काम करके पैसा कमाया, हमें राजनीति में आना पसंद है और हम राजनीति में आकर अच्छा काम करने का चाह रखते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे शांभवी शर्मा बैठी हैं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।